नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र का चुनाव अब की बार बेहद ही रोमांचक होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी दलों की माथापच्ची बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन को जहां महाराष्ट्र ने बूस्टअप किया है, तो वहीं लोकसभा में एनडीए की सीट घटने से बीजेपी की चिंता काफी बढ़ गई है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से जातियों का समीकरण फिट करने में लग गए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी राज्य में वैसे तो दो अलग अलग गठबंधन हैं, दोनों का अलग अलग एजेंडा भी है, लेकिन एक मामले में दोनों की रणनीति एक हो गई है। आखिर क्या है दोनों अलायंस की वो रणनीति और क्या है महाराष्ट्र में एमडीए फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र का सत्ता संग्राम, एमडीए पर बड़ा घमासान। मराठा दलित आदिवासी, शुरू हो गया खेल सियासी। राहुल प्रियंका संभालेंगे कमान, क्या है शाह का विनिंग प्लान? महायुति और महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र के दो ऐसे सियासी गठबंधन जिसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूम रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की साझेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद की गुटबंदी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो दोनों अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर वोटों का समीकरण साधने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक मामले में दोनों गठबंधन का रवैया कॉमन है, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की रणनीति एक तरह की है। दोनों ही अलायंस उस मुद्दे पर बेहद ही संभल कर आगे बढ़ रहे हैं और वो है मनोज जरांगे पाटिल। दरअसल एनडीए यानी महायुति और इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी, दोनों ही अलायंस ने अपने अपने नेताओं को मनोज जरांगे पाटिल पर हमला करने से बचने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी एनसीपी शरद गुट की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और सांसद सुप्रिया सुले ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को हिदायत दी है कि कोई भी मनोज जरांगे पाटिल की आलोचना न करे, हम आरक्षण के पक्ष में हैं। और अब महायुति के सबसे अहम घटक दल बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने नेताओं से मनोज जरांगे पाटिल पर तीखा हमला करने से बचने का निर्देश दिया है। सियासी गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों जानते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल पर इस समय सियासी हमला करना खतरे से खाली नहीं होगा। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और उनके पीछे समाज की बड़ी ताकत खड़ी है। ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल पर हमला करके खुद का नुकसान कोई भी नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, आने वाले विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल एक सियासी बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। आखिर क्यों और कैसे? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र की सियासत में मराठा वोटरों का प्रभाव। दरअसल मराठाओं को महाराष्ट्र में सबसे प्रभावशाली समाज से माना जाता है। मराठाओं में जमींदार और किसानों के अलावा कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। ये समाज प्रदेश की सियासत में अच्छा खासा दखल रखता है। राज्य की राजनीति की दशा, सत्ता का रुख बदलने की ताकत तो है ही, साथ प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी उसमें भी अहम भूमिका निभाता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 28% के करीब मराठा समाज की आबादी है। मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र को मराठा समाज का गढ़ माना जाता है। इन्हीं दो जोन में सबसे ज्यादा मराठा आबादी रहती है। दिलचस्प ये कि मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र का इलाका ही प्रदेश के सियासत का असल रुख तय करता है, क्योंकि इन दोनों जोन में ही विधानसभा की कुल 116 सीटें आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेस्ट महाराष्ट्र में 70 और मराठवाड़ा में 46 सीटें, यानी प्रदेश की कुल 288 में से 40% सीटें वेस्ट महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जोन से ही आती हैं।
अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा वेस्ट महाराष्ट्र में 11 और मराठवाड़ा में 9 सीटें आती हैं। यानी प्रदेश में लोकसभा की कुल 48 में से 41% से ज्यादा सीटें वेस्ट महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जोन में। माना जाता है कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जो भी ताकत से उभरता है, सत्ता में उसकी भागीदारी अच्छी खासी होती है। माना यह भी जाता है कि मराठा वोट बैंक ना के बराबर बिखरता है, यानी मराठा जिस दल के साथ खड़ा होता है, एकजुटता के साथ उस पार्टी को वो वोट भी करता है। यानी जिस पार्टी के साथ मराठा वोट बैंक खड़ी होती है, राज्य में उसी की सत्ता होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मराठा वोटर है, उनकी जो मानसिकता लगातार बदल रही है, वो सभी दलों के लिए खतरे की घंटी मानी गई है। एक आकलन के मुताबिक 1950 से 1980 के दशक तक मराठाओं की पसंद कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनका राजनीतिक रुख बदलता गया। कांग्रेस के बाद मराठा एनसीपी की ओर चले गए, बाद में शिवसेना और फिर बीजेपी की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। अनुमान है कि बीजेपी को मराठा कुणबी समुदाय से अच्छे खासे वोट मिलने लगे हैं। हाल के कुछ चुनावों को देखें तो मराठाओं की पहली पसंद शिवसेना और बीजेपी ही रही है। चुनाव बाद हुए सर्वे बताते हैं कि मराठा ज्यादातर शिवसेना और बीजेपी को ही वोट करते रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24% और शिवसेना को 30% वोट मराठाओं के मिले थे। उसी साल इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 52% वोट मराठाओं के हासिल हुए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 39% और बीजेपी को 20% वोट मराठाओं के मिले थे। इसी तरह उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 57% वोट मराठाओं ने दिया था। यानी बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठा वोटर्स के हाथ में ही है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के 70 में से 39 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के हिस्से में 20 सीटें आई थी। तब बीजेपी के सहयोगी रही अविभाजित शिवसेना 31 सीटों पर लड़कर महज 5 सीट जीत पाई थी। यानी एनडीए के हिस्से में कुल 25 सीटें आई थी। वहीं 41 सीटों पर लड़ने वाली शरद पवार की अविभाजित एनसीपी को सबसे ज्यादा 27 सीटें आई थी, जबकि एनसीपी के सहयोगी रही कांग्रेस भी 29 सीटों पर लड़कर 12 सीट जीतने में कामयाब रही थी। यानी तब यूपीए के हिस्से में 39 सीटें आई थी। इसके अलावा कुल 46 विधानसभा सीटों वाले मराठवाड़ा जोन की बात करें तो यहां 26 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 16 सीट नसीब हुई थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी शिवसेना को 20 में से 12 सीटें मिली थी, यानी एनडीए 28 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 23 सीटों पर बराबर लड़ने वाली शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को 8 बराबर सीटें भी मिली। मतलब ये कि 2019 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बीजेपी और उनके सहयोगी शिवसेना का जलवा रहा था, जिसका फायदा उन्हें ये मिला था कि दोनों के पास इतनी सीटें आ गई थी कि प्रदेश में बहुमत की सरकार बना सकती थी। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में इसका रुझान बदल गया। दोनों ही इलाकों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। वेस्टर्न महाराष्ट्र के 11 में से इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस को 2, शिवसेना यूबीटी को 0 और एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी को 2 और सीएम शिंदे की शिवसेना ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अजित गुट के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। वहीं मराठवाड़ा रीजन से सबसे ज्यादा दिलचस्प नतीजे आए। यहाँ की 9 में से 3 सीट कांग्रेस, 4 सीट उद्धव की शिवसेना और 1 सीट शरद पवार के एनसीपी के खाते में गई। वहीं सेना और 1 सीट शरद पवार के एनसीपी के खाते में गई। वहीं बीजेपी और अजित पवार के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। एनडीए के खाते में महज 1 सीट शिंदे की शिवसेना को मिली और यही नतीजे बीजेपी की चिंता बढ़ा चुके हैं। बीजेपी को आभास हो गया है कि मराठा वोटर अब उनसे छिटकने लगे, लिहाजा इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में खुद अमित शाह उतर आए। अपने 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने रविवार को मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही मराठाओं के मुद्दे पर भी बात हुई। सूत्रों की माने तो कोर कमेटी की इस बैठक में मराठा समाज की नाराजगी पर भी चर्चा हुई है। नाराजगी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी पड़ सकती है। सूत्रों की माने तो ऐसे में अमित शाह ने अपने नेताओं से कहा है कि मनोज जरांगे पाटिल पर सीधा हमला करने से
बचा जाए। महाराष्ट्र में उनके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार वापस लाना और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पिछली बार 105 चुन के आए थे उस संख्या को पार करना। अमित शाह नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व सभी के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के बाद पता चलेगा कि वाकई अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य हैं तो महाराष्ट्र में उनका करिश्मा दिखा। एक अनुमान यह भी है कि ज्यादातर मराठाओं के बीच ये संदेश गया है कि मराठा आरक्षण में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रोड़े अटका रहे हैं, यानी मराठाओं में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता फडणवीस के प्रति नाराजगी। इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी प्रदेश की सियासत में एक्टिव कर रही। लेकिन मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने फडणवीस को मराठाओं का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की ठान चुके। आपने घोषणा की है कि आरक्षण नहीं मिला तो 113 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के घर पे बैठेंगे। देवेंद्र फडणवीस आरक्षण मराठ्यांना मराठा समाज को नाही दे रहे ना, मग पाडापाडी होणारच। देवेंद्र फडणवीस 113 आमदार तर मराठी पाडापाडी होणारच। शेवटी आमच्या भविष्यासाठी आरक्षण चाहिए हमको, तो नहीं देता हो तो मग पाडीनार तर आहेच मराठी। ऐसे में सवाल है कि अब की बार के विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल यानी मराठा फैक्टर क्या असर डालने वाला? मनोज जरांगे पाटिल कोई अन्ना हजारे नहीं है। अन्ना हजारे शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं। उन्होंने देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और लौट के अपने गांव चले गए। मनोज जरांगे पाटिल सक्रिय राजनीति में कई दशक बिता चुके हैं। वो दशक सफलता के नहीं रहे हैं लेकिन अनुभव के जरूर रहे हैं। मराठा आंदोलन में बहुत सारे दर्जन भर संगठन हैं, उसमें जरांगे पाटिल का संगठन सबसे बड़ा संगठन नहीं है। संभाजी ब्रिगेड जैसे संगठन हैं जो 10 गुना बड़े हैं जरांगे पाटिल से। क्या वो जरांगे पाटिल के नेतृत्व को चुपचाप मान लेंगे क्या? बहरहाल ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मराठा वोटरों का रुझान किधर रहता है। ना सिर्फ मराठा बल्कि दलित और आदिवासी वोट बैंक भी महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। प्रदेश का एक बड़ा तबका इन दोनों जातियों से ताल्लुक रखता है जो हर चुनाव में सियासी दलों को अपनी ताकत का एहसास जरूर कराता है। ऐसे में अब की बार के चुनाव में भी सभी पार्टियों की नजर दलित और आदिवासी वोटरों पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने तो इसके लिए एक खास प्लान भी तैयार कर लिया है। तो आपको बता दें कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में भी अब जाति का जो फैक्टर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें दलित वोटर बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था विपक्ष की कामयाबी का। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन है, महायुति और महाअघाड़ी के बीच टक्कर देखी जा रही है, इसलिए दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में दलित प्लस आदिवासी वोटर जो है कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो अपने आप में आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है, आपने देखा होगा चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या फिर चाहे बीजेपी हो, हर कोई दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश लगातार कर रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 से 4 महीने में खासकर लोकसभा चुनावों से जो एक परिप्रेक्ष्य बदला है, धर्म की राजनीति की तरफ, जाति की राजनीति की तरफ देश की राजनीति चली गई है, उसके बाद चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर कोई अब जाति पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की सियासत को देखें तो मराठा वोटर्स वहां बहुत अहम फैक्टर हैं, लेकिन दलित और आदिवासी का जो कॉम्बिनेशन है ये सभी पार्टियां जानती हैं कि इसको साधने के लिए रणनीति बनानी होगी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं
जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और यही मुद्दा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की तरफ से रहने वाला है। दूसरी लड़ाई जो महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा देखने को मिली है वो असली नकली की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किस एनसीपी को पसंद करते हैं, किस शिवसेना को पसंद करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। शिवसेना जो एक वक्त तक धर्म की सियासत, मराठा सियासत, महाराष्ट्र की सियासत इसको हावी रखती थी, वो अब जाति, दलित, आदिवासी की सियासत को किस नजरिए से इस चुनाव में पेश करेगी ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जो एनडीए का गठबंधन है, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, बीजेपी की तरफ से फडणवीस हैं, जो पूरी ताकत लगाई गई है इस बार, क्या देखना यह है कि यह गठबंधन क्या वो जीत दोहरा पाएगा जो पहले दोहरा पाई थी, ये देखने वाली बात होगी। सियासत की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कवायद के बीच आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। सवाल है कि क्या ये दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है या फिर आम आदमी पार्टी की ये प्रेशर टैक्टिक्स है। आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक सीट पे कई उम्मीदवार लाइन पे हैं और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के बातचीत बनते बनते बिगड़ गई। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की खबरों के बीच ही आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी ने जैसे ही अकेले ताल ठोकने की घोषणा की, विनेश की कांग्रेस में शामिल होने के बाद से लगातार बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी अचानक फ्रंट फुट पर खेलने लगी। कल तक जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस को कोस रही थी, अब आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताने लगी। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाने लगे। आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां, क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। ये तो अकेले आदमी की है और भ्रष्टाचार के अंदर ये जेलों में पड़े हैं, जेलों के अंदर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यही हालात कांग्रेस की है। अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग सब लोग मेहनत से काम करो और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की।